पहला हमारा प्रश्न है कि 70वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में भारत की हरनाज संधू की ताजपोशी हुई। दिसंबर 2021 में हुई यह प्रतियोगिता निम्न में से कहाँ पर हुई थी? देखिए दोस्तों, जो हमारा हरनाज संधू थी वह 70वीं क्या थी? मिस यूनिवर्स थी। मिस यूनिवर्स यानी कि विश्व सुंदरी प्रतियोगिता जो 2021 में हुई थी या दिसंबर 2021 में हुई थी, यह प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी, यह पूछा गया है। तो ये थी दोस्तों कहाँ पे? इलात, इजराइल में दोस्तों यह प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें हरनाज संधू इसमें विजयी हुई थी और 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी कौन? हमारा हरनाज संधू। वहीं दोस्तों आपसे एग्जाम में आप इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि 71वीं जो मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता होगी या 71वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता होगी, उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्तों उसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के न्यू आर्लियंस नामक स्थान पर दोस्तों यूएसए में 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? यूएसए में। जगह का नाम है न्यू आर्लियंस, याद रखना दोस्तों आपको। और वहीं आपसे प्रश्न पूछा था अगर मिस वर्ल्ड 2022 कौन बनी है, तो मिस वर्ल्ड 2022 दोस्तों कौन बनी है? साइलिन फोर्ड बनी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों कौन? फूमियो किसादा। कौन है? फूमियो किसादा। अब यही दोस्तों आपको बताना है कि ब्रिटेन के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में कौन है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से देश ने हाल ही में रानी एलिजाबेथ II को सरकारी तौर पर राज्य की मुखिया पद से हटा दिया और विश्व में अभी अभी गणतंत्र देश बन गया, ठीक है। यानी कि दोस्तों कौन सा ऐसा देश था जिसने रानी एलिजाबेथ II को राज्य के मुखिया पद से हटा दिया या हरा दिया और अभी अभी गणतंत्र देश बनाया? तो गणतंत्र देश अभी हाल ही में बनाया कौन दोस्तों? बारबाडोस। कौन बनाया? बारबाडोस, इसलिए यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन है और अगर आपको इंडिया या इंटरनेशनल का करंट अफेयर चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो उसके ऊपर बना दूं, ठीक है। अगला प्रश्न है 28 अक्टूबर 2021 को 18वां भारत एशियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ष 2022 को भारत एशियान मित्रता वर्ष घोषित किया गया। किस देश की चेयरमैनशिप के अंतर्गत यह सम्मेलन हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों किसकी? ब्रुनेई देश की चेयरमैनशिप या अध्यक्षता के तहत दोस्तों भारत एशियान मित्रता वर्ष घोषित किया गया था 2022 को और 18वां एशियान शिखर सम्मेलन जो कि 28 अक्टूबर 2021 को आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है भारत ने नवंबर 2021 में अफगानिस्तान के संबंध में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। निम्न में से कौन से देश ने इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों देखिए कजाकिस्तान ने भी भाग लिया था, तुर्कमेनिस्तान ने भी लिया था, ईरान ने भी लिया था, तो चीन ने इसमें से भाग नहीं लिया था। ये उस टाइम के दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो वीर बाल दिवस के रूप में दोस्तों भारत में 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से प्रदान किया गया था? तो 51वां दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को सम्मानित किया गया था, ठीक है, 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है कि 52वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख। किसको? आशा पारेख को दोस्तों सम्मानित किया गया है 52वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए, ठीक है। और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा जाएगा, तो 50वां कौन था दोस्तों? अमिताभ बच्चन, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में किसको नवाजा गया था? तो उस टाइम पे दोस्तों 2021 में ए और सी दोनों को यानी कि मारिया रॉस और डेविड कार्ड दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में 2022 के नोबेल शांति पुरस्कारों की भी घोषणा हो चुकी है। तो 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसको नवाजा गया दोस्तों? तो 3 चीजें आपको याद रखनी है इसमें। एक नाम आपको याद रखना है, क्या? एलेस बालियात्स्की। क्या? एलेस बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों रूसी मानवाधिकार संगठन के मेमोरियल को भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यूक्रेनी मानवाधिकार के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 3 ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं आप बोल सकते हैं। पहले हैं कौन? एलेस बालियात्स्की, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दूसरा है दोस्तों रूसी मानवाधिकार संगठन का मेमोरियल और तीसरा है दोस्तों यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन का सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन सा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? देखिए लोथल गुजरात में स्थित है, राखी गढ़ी दोस्तों आपका हरियाणा में स्थित है, धौलावीरा आपका दोस्तों गुजरात में स्थित है और मोहनजोदड़ो आपका क्या है वर्तमान में? पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो आपका कौन सा? सिंधु नदी के किनारे दोस्तों स्थित है और लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया था? तो नहरों के निर्माणकर्ता सुल्तान के रूप में दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। और बाजार नीति के लिए जाना जाता है दोस्तों किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कौन सी पत्रिका
किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी। प्रबुद्ध भारत, युगांतर, संध्या या फिर गदर। देखिए दोस्तों, युगांतर, संध्या और गदर ये तीनों पत्रिकाएं क्रांतिकारी संगठनों से संबंधित थी, जबकि जो प्रबुद्ध भारत पत्रिका थी दोस्तों, यह क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी। यह पत्रिका किसकी थी दोस्तों? विवेकानंद की यह पत्रिका थी, प्रबुद्ध भारत पत्रिका, जिसके प्रथम संपादक के रूप में राजम अय्यर को जाना जाता है। और यह प्रबुद्ध भारत पत्रिका का दोस्तों एक संस्करण हमारा आपका मायावती आश्रम जो कि चंपावत में स्थित है वहां से भी प्रकाशित होता था। ठीक है, तो याद रखना है, प्रबुद्ध भारत क्रांतिकारी संगठन से संबंधित पत्रिका नहीं थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वो था वारन हेस्टिंग। कौन था? वारन हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, वही दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम वाइसराय कौन था। ठीक है, तो प्रथम वाइसराय कौन था दोस्तों? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपका क्या था? प्रथम वाइसराय था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, किस भारतीय क्रांतिकारी ने नासिक में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना करी थी? तो नासिक में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना दोस्तों वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी, वी.डी. सावरकर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, विजयनगर शासन के दौरान भारत की यात्रा करने वाला निकोलो कॉन्टी किस देश से संबंधित था? तो निकोलो कॉन्टी ने दोस्तों विजयनगर शासन के दौरान भारत की यात्रा करी थी और यह इटली देश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था यह कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 1556 में, 1556 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1576 में हुआ था, यह भी सुमेलित नहीं है। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1761 में हुआ था, यह भी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित है? नादिर शाह का आक्रमण दोस्तों 1739 में हुआ था, यह आपका सुमेलित है और आपके सुमेलित नहीं है। वही पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस के 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो महात्मा गांधी से विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद में दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून दोस्तों 1856 में पारित किया गया था। कब? 1856 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था? देखिए, लुम्बिनी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये तो संबंधित है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, ये भी संबंधित है बौद्ध धर्म से। कुशीनगर में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी अंतिम समय पे, समाधि स्थल भी यहीं पे इनका, तो कुशीनगर भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो श्रवण बेलगोला दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, यह श्रवण बेलगोला दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव के पुत्र के द्वारा, बाहुबली या कुछ ऐसा ही नाम था उनका, उनके द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी और इसे जैन धर्म के एक पवित्र या तीर्थ स्थल के रूप में जाना गया था, जहाँ पर लोग अपने अंतिम समय में अपने प्राणों को न्योछावर करते थे। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला जो था वह जैन धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों 8 अप्रैल 1929 की यह घटना थी, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोस्तों केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अगला प्रश्न है, किन दो नदियों को बिहार और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों दामोदर नदी को। ठीक है, तो याद रखते हैं बिहार का शोक कोसी और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, इसलिए कोसी और दामोदर आपका सही आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों चीन का शोक पूछेगा तो चीन का शोक दोस्तों वांगो नदी को कहा जाता है। वांगो नदी को डार्लिंग दोस्तों उत्तराखंड में, मतलब डार्लिंग क्या है, इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो डार्लिंग एक नदी है ऑस्ट्रेलिया की। और मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो मिस्र का वरदान दोस्तों आपका कहा जाता है किसको? नील नदी को। यह सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने विश्व को सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया था? ठीक है, तो विश्व को सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों के रूप में दोस्तों वर्गीकृत करने का श्रेय जाता है व्हीटलसी को जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय और उत्तर पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, यह सर्वाधिक आपका भूस्खलन संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट को दोस्तों 1973 में दोस्तों प्रारंभ किया गया था। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था जिसे दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों, जिसे 1973 में ही क्या बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में इसका विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? हीरापुर, कुल्टी, बोकारो या दुर्गापुर। तो बोकारो जो स्टील प्लांट है दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। तो बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में यह दोस्तों स्टील प्लांट स्थित है और रूस देश की सहायता से इसे बनाया गया था। और यह कहाँ स्थित है? यह झारखंड में स्थित है। जबकि हीरापुर, कुल्टी और दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र हैं, यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानव विकास की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ा है? केरल, बिहार, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। तो बिहार जो दोस्तों हमारा राज्य है, वह मानव विकास की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा हुआ राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक में जो जो चक्रवात आते हैं दोस्तों, तो उन्हें हरिकेन कहा जाता है। क्या? हरिकेन कहा जाता है। तो प्रश्न कभी कभी ये भी बन जाता है कि हरिकेन क्या है? तो हरिकेन दोस्तों क्या है? चक्रवात है। जैसे टाइफून, टॉर्नेडो, ये भी क्या है? चक्रवात है। जबकि हरिकेन चक्रवात उत्तरी अटलांटिक महासागर में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? देखिए, कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह है, कांडला या कंडला, ये भी दोस्तों आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई भी आपका क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। जबकि चेन्नई क्या आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो चेन्नई आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों भारत वर्तमान में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, चीन को पछाड़ते हुए। इसीलिए यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो भारत दोस्तों वर्तमान में पहला चीन चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश बन गया है। तो भारत हो जाएगा राइट आंसर। चीन दूसरे स्थान पर चले गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण निदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में पर्यावरण निदेशालय का गठन दोस्तों 1976 में किया गया था। कब? 1976 में। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रजातंत्र में शून्यकाल के विचार की शुरुआत किसने करी थी? तो संसदीय प्रजातंत्र में दोस्तों शून्यकाल के विचार की जो शुरुआत थी वह भारत के द्वारा की गई थी। और शून्यकाल होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है, वह शून्यकाल कहलाता है। और संसदीय प्रजातंत्र में भारत में इस शून्यकाल के विचार की शुरुआत की गई थी। तो यह शून्यकाल सर्वप्रथम कब से मतलब शुरुआत की गई थी इसकी? तो 1962 में दोस्तों सर्वप्रथम शून्यकाल की शुरुआत की गई थी भारत के द्वारा। ठीक है, तो संसद के सदन में एक शून्यकाल होता है। ठीक है, तो उस शून्यकाल दोपहर 12 से 1 बजे का जो समय होता है, ठीक है, जब संसद के सत्र चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो विधान परिषद दोस्तों जिसके बारे में देखिए, राज्य विधानमंडल के बारे में आर्टिकल 168 में बताया गया है, विधान परिषद के बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है, विधानसभा के बारे में आर्टिकल 170 में बताया गया। तो प्रश्न क्या है, किसी राज्य के विधान विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो विधान परिषद में दोस्तों राज्यपाल जो है वह 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने? 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जीवी मावलंकर साहब जी हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं को संभाला गया है कौन से आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 19 दोस्तों, इसे स्वतंत्रता का अधिकार भी हम कहते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत दोस्तों ये हमारा आता है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक के जो आर्टिकल होते हैं वो भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों लिया गया है। और आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। ठीक है, पहले दोस्तों मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। अनुच्छेद 14 में दोस्तों देखिए समानता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल जो हमारा 25 है सांस्कृतिक तौर पे मतलब या आप ये कह सकते हैं कि बच्चों से संबंधित है, बाल विक्रय या इस टाइप के शोषण के ऊपर। ठीक है, शोषण के अधिकार से संबंधित। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है कौन से? तो भारतीय संविधान के चौथे भाग में दोस्तों आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी कि आयरलैंड नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया होता है किसका दोस्तों? राज्य का, सरकार का, राज्य और सरकार दोनों का, न तो राज्य का नहीं सरकार का। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह सरकार का मुखिया होता है। ठीक है, आर्टिकल 73-74 में दोस्तों हम मेनली ये आप कह सकते हैं कि 74-75 में मेनली हम दोस्तों प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1976 में, उसके द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। और दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे वह किस समिति की सिफारिश पर आधारित हैं? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था यह भी किस समिति की सिफारिश पर आधारित था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही यह आधारित था, ये भी आपको याद रखना है। और
SPA, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भी इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो साधारण विधेयक पर दोस्तों जब संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो इसमें दोस्तों जो समाधान होता है वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 108 में दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है और इस बैठक का जो दोस्तों आयोजन करता है वह राष्ट्रपति करता है, जबकि इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है? संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, आर्टिकल 108 में। और जब भी कभी गतिरोध होता है दोनों सदनों में तो फिर दोनों सदनों में संयुक्त बैठक आहूत करके इसका समाधान निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है क्योंकि कार्यपालिका जो है दोस्तों वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों हमारी कितनी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। ठीक है, 19 जो हमारी 9वीं अनुसूची है यह दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है या भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। 10वीं जो अनुसूची है दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं जो अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं जो अनुसूची है वह नगर निकाय प्रणालियों से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी कार्यरत न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना आपको वर्ष 1959 में दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से दोस्तों हमारा क्या होती है? पंचायती राज की शुरुआत होती है और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया जाता है राजस्थान के नागौर जिले से। कब? 1959 में, याद रखना आपको। और वहीं जो हमारा इनको संवैधानिक मान्यता कब दी गई थी? पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दोस्तों इसको संवैधानिक मान्यता दी गई थी और 24 अप्रैल 1993 से दोस्तों यह हमारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था संपूर्ण रूप से पूरे भारत में। और इसी कारण 24 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से भोजपत्र प्राप्त होता है? तो हिमालयी बर्च जो वृक्ष होता है दोस्तों इससे भोजपत्र प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 6 से लेकर 7 मीटर तक। निम्न में से कौन कीट जनित रोग है दोस्तों? तो कीट जनित रोग है दोस्तों इसमें से क्या? पीत ज्वर कीट जनित रोग है। अगला प्रश्न है, BCG वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए प्रयोग होती है? तो BCG वैक्सीन होती है दोस्तों यह TB या क्षय रोग बीमारी के लिए प्रयुक्त की जाती है। वैसे साइंस आपके सिलेबस में है नहीं दोस्तों, लेकिन तब भी आप इन प्रश्नों को याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में सबसे अधिक पुनर्जनन या पुनर्योजी क्षमता होती है? तो सबसे अधिक पुनर्जनन या पुनर्नियोजी क्षमता होती है दोस्तों क्या? चिकनी पेशी कोशिकाओं में। ठीक है, रेडियो धर्मिता का आविष्कारक कैसे माना जाता है? तो हेनरी बैकरल और मैडम क्यूरी को दोस्तों रेडियो धर्मिता का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो पृथ्वी की जो आयु की गणना होती है दोस्तों वह यूरेनियम डेटिंग के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सभी घरों में छत के जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है? तो भारत का प्रथम राज्य दोस्तों बना था कौन? तमिलनाडु, जिसने सभी घरों में छत के जल संचयन को अनिवार्य कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के धुएं में सर्वाधिक घातक प्रदूषक कौन सी गैस क्या होता है? मतलब लेड होता है। ठीक है, लेड क्या होता है? ऑटोमोबाइल के धुएं में सर्वाधिक घातक प्रदूषक होता है। अम्लीय वर्षा किसकी वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षिता जो दोस्तों वर्षा होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक सांद्रता के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है। अगला प्रश्न है, MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो MICR प्रणाली का उपयोग दोस्तों इसमें से बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है। MICR दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। MICR की फुल फॉर्म, यह आप कंप्यूटर में ही पढ़ते होंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, और चेकबुक के जो 9 डिजिट का एक कोड होता है MICR कोड उसे बोलते हैं, तो यह बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित अधिकांशतः सुपर या मिनी कंप्यूटर में किस ऑपरेटिंग प्रणाली को अपनाया गया है? तो
भारत के द्वारा दोस्तों जो अधिकांशतः सुपर और मिनी कंप्यूटर हैं उसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग प्रणाली को अपनाया गया। कौन सी? यूनिक्स ऑपरेटिंग प्रणाली को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। किसको? CPU को। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, बर्नौली डिस्क या फिर CD रोम? तो इसमें से दोस्तों जो CD रोम है यह मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। रोम मतलब क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। रैम मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और इसमें से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है दोस्तों? तो CD रोम जो है इसमें से वह मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, जबकि बर्नौली डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO को सर्वोत्तम रूप में कौन दर्शाता है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO को सर्वोत्तम रूप में कौन दर्शाता है? यह वेबसाइट की दृश्यता बढ़ाता है, यह CEO के समान है, यह वेबसाइट के आकार को कम करता है, या उपरोक्त सभी सही है। तो यह दोस्तों वेबसाइट की दृश्यता को बढ़ाता है क्या? SEO। और दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, आगामी एग्जाम्स में कंप्यूटर के प्रश्नों का लेवल बढ़ सकता है। कंप्यूटर के प्रश्न आपके 5 से 8 प्रश्न कंप्यूटर के आने की संभावनाएं हैं, इसलिए आप लोग कंप्यूटर वाले सेक्शन पर भी जरूर फोकस करें। अगला प्रश्न है, USB का पूर्ण नाम क्या होता है? तो USB का दोस्तों पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों USB का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले बने थे? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले कौन सा कंप्यूटर बना था दोस्तों? वह था इलेक्ट्रोयांत्रिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रोयांत्रिक जो कंप्यूटर थे वह पहली पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से भी पहले बन गए थे। अगला प्रश्न है, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? महत्वपूर्ण सूचना संसाधन को नियंत्रण में लेना, बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को नियंत्रण में लेना, बहुत महत्वपूर्ण साधनों को नियंत्रण में लेना, या स्रोत के महत्वपूर्ण परिणाम का सत्यापन। आप देखिए दोस्तों, वायरस का फुल फॉर्म पूछा हुआ है और हिंदी में यहाँ पे आपके ऑप्शन दे दिए हैं। तो अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों आप इंग्लिश वाले शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं, जो इंग्लिश मतलब पेपर होता है आपका, वहाँ पर भी आप जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि इंग्लिश से हिंट आता है। तो वायरस का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है, देखिए क्या, विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर क्या सीज। ठीक है। तो विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये होती है आपकी क्या, वायरस की फुल फॉर्म, यानी कि महत्वपूर्ण सूचना संसाधन को नियंत्रण में लेना। अगला प्रश्न है, डाटा संचारित करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल क्या उपयोग करता है? तो जो फाइबर दोस्तों ऑप्टिकल केबल होती है दोस्तों, वह डाटा को ट्रांसफर करने के लिए लाइट वेव्स जो होती हैं आपकी, यानी कि प्रकाश तरंगें जो होती हैं, उनका उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रिंटर में से कौन सा ग्रिड से अक्षर उत्पन्न करता है? तो ग्रिड से जो अक्षर उत्पन्न करता है वह है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है। और प्रिंटर दोस्तों क्या है आपको बताइए, एक आउटपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को गणना और तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU को दोस्तों गणना और तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है। CPU के दोस्तों दो पार्ट माने जाते हैं, एक CPU होता है, एक कंट्रोल यूनिट माना जाता है, और एक होता है ALU। इन दोनों के माध्यम से ही CPU अपना जो दिमाग का काम होता है वह करता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला खाद्य म्यूजियम शुरू किया गया है? कालाहांडी, नागपुर, तरणातारन या तंजावुर? तो भारत का पहला दोस्तों जो खाद्य म्यूजियम है वह शुरू किया गया कहाँ पे? तंजावुर में। कहाँ पे शुरू किया गया? तंजावुर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से दोस्तों नवाजा गया था किसको? मिथाली राज को। ठीक है। और वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे नवाजा गया है, तो ये नवाजा गया है दोस्तों क्या? शरत कमल अचंता को। किसको? शरत कमल अचंता, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्हें 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों एक बार ये चेक कर लीजिएगा, इनको 2021 में देखिए मिताली राज के साथ में भी शायद मिला था, तो एक बार ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। 2022 में किसको मिला है? ठीक है, इनको मिला या नहीं मिला करके, लेकिन 2021 में मिताली राज को मिला था। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मेरे को थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में यूनेस्को ने श्रीनगर को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया है। ठीक है, नवंबर 2021 में यूनेस्को ने श्रीनगर को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया है। भारत के अन्य कौन से शहर इस सूची में शामिल हैं? तो इस सूची में दोस्तों मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और वाराणसी पहले से शामिल है, और अब श्रीनगर को भी कर लिया गया है। नवंबर 2021 का दोस्तों प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कृषि कानून वापसी विधेयक
निम्नलिखित में से किस तिथि को संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किया गया था? तो कृषि कानून वापसी विधेयक को दोस्तों 29 नवंबर 2021 को संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि कानून जो विधेयक है इसको स्वीकृत कब किया गया था, या कृषि कानून विधेयक को लाने की बात कब की गई थी, या संसद के द्वारा इस कृषि कानून विधेयक को लागू करने की बात को कब स्वीकृत किया गया था दोनों सदनों के द्वारा, तो 2019 में किया गया था। और वापसी कब कर दी गई थी? 2021 में। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था दोस्तों कृषि कानून का, इसी कारण कृषि कानून वापसी विधेयक को फिर स्वीकृत 29 नवंबर 2021 को कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में कितने मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? यह दोस्तों अच्छा प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री द्वारा नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में दोस्तों 6 जो आपकी मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। कितनी? 6 मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से क्या है? तो इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में आते हैं। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके रानी कमलावती रेलवे स्टेशन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों के प्रथम समूह को शामिल किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के दोस्तों स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज में राफेल लड़ाकू जेट विमानों के प्रथम समूह को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो भारत का जो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव था दोस्तों, यह गोवा राज्य में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? गोवा राज्य में। आप देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है ना, आपको पता चल गया यूकेपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसी प्रकार के करंट अफेयर आपको तैयार करने हैं। आप मार्च से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम्स में दोस्तों बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर्स से आप ये मान के चलिए कि 5 से 6 प्रश्न डायरेक्टली आने ही आने हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, हमारा उत्तराखंड वाला सेक्शन के प्रश्न है कि गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी किस स्थान पर बनी थी? तो गढ़वाल के जो हमारे दोस्तों पंवार शासक हैं, परमार शासक हैं, इनकी प्रथम राजधानी बनी थी कहाँ पे? चांदपुरगढ़ी में। कहाँ पे? चांदपुरगढ़ी में। आपको पता है परमार राजवंश के संस्थापक कनकपाल के द्वारा परमार राजवंश की स्थापना की गई थी 888 ईस्वी में, और उसने अपनी प्रथम राजधानी बनाया था किसको? चांदपुरगढ़ को। ठीक है। और यह कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में स्थित है चांदपुरगढ़। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आटागाड़ नदी के किनारे स्थित है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों चांदपुरगढ़ से इनकी राजधानी कहाँ ट्रांसफर होती है? ये ट्रांसफर होती है देवलगढ़। कौन करता है? अजयपाल करता है। फिर देवलगढ़ से इनकी राजधानी कहाँ ट्रांसफर होती है? श्रीनगर। कौन करता है? अजयपाल करता है। ठीक है। और कब करता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1512 से लेकर 1517 के बीच में राजधानियां स्थानांतरित की जाती हैं अजयपाल के द्वारा, जो कि परमार राजवंश का 37वें नंबर का शासक होता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड के किस शहर पर पड़ा था? तो हल्द्वानी में दोस्तों 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। आपको पता होगा कि हल्द्वानी में एक दिन तक दोस्तों अंग्रेजों को हल्द्वानी से भगा दिया गया था, फिर दोबारा से अंग्रेज यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव हल्द्वानी पर पड़ा था। और 1857 की क्रांति के समय पर कुमाऊं कमिश्नर कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेनरी रैमजे इस टाइम पे क्या था दोस्तों? कुमाऊं कमिश्नर थे। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद का रैणी गांव निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध था? तो चमोली जनपद का जो रैणी गांव है दोस्तों, वह चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध था। आपको पता ही है चिपको वुमेन के नाम से गौरा देवी को जाना जाता है, और चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी को माना जाता है। और 1972 में दोस्तों इस आंदोलन की वजह से शुरुआत हो गई थी, लेकिन मुख्य रूप से जो चिपको आंदोलन हुआ था, यह हुआ था 26 मार्च 1974 को चमोली जनपद के रैणी नामक गांव में दोस्तों गौरा देवी और उनके नेतृत्व में कुछ अन्य महिलाओं के द्वारा पेड़ों से लिपटकर जंगलों की रक्षा की गई थी। इसी कारण एक प्रमुख वन संबंधी आंदोलन के रूप में चिपको आंदोलन को जाना जाता है। ठीक है। और कौन सी घाटी में यह चिपको आंदोलन हुआ था? ऋषिगंगा घाटी में, ऋषिगंगा नदी घाटी में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है। तो चिपको आंदोलन याद रखना है, 26 मार्च 1974 को चिपको वुमेन कहा जाता है किसको? गौरा देवी को। ठीक है। वृक्ष मित्र पुरस्कार से गौरा देवी को 1986 में सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं। ऐसे मैती आंदोलन दोस्तों कल्याण सिंह रावत इसके जनक है। मैती आंदोलन के 1996 में या 1995 में यह आंदोलन चलाया गया था। कुछ किताबों में 1996 है, कुछ में 1995, तो आप दोनों ही याद रख लीजिएगा। डुंगरी बटौली आंदोलन दोस्तों यह भी बांस के जंगलों के बचाव के संबंध में चमोली जनपद में ही चलाया गया था। और रवाई घाटी आंदोलन दोस्तों इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, और इसे
दोस्तों यह आंदोलन कब हुआ था? तो 30 मई 1930 को रवाई घाटी में दोस्तों यह आंदोलन हुआ था, जिसे तिलाड़ी आंदोलन या तिगड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और राजा कौन थे इस टाइम पे? नरेंद्र शाह इस टाइम पे क्या थे? टिहरी रियासत के राजा थे। ठीक है, रवाई आंदोलन, तिगड़ी आंदोलन, तिलाड़ी आंदोलन, तिलाड़ी कांड, कई नामों से इस रवाई आंदोलन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो कालागढ़ में दोस्तों स्थित है हमारा क्या? कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में नई कृषि नीति कब जारी की गई थी? 2011 में दोस्तों उत्तराखंड में नई कृषि नीति को लागू किया गया था। 2011-12 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और उत्तराखंड की दोस्तों जो लगभग 70% जनसंख्या है यह कृषि क्षेत्र में संलग्न है, और उत्तराखंड के क्षेत्रफल के कुल 12.5% भाग पर दोस्तों क्या की जाती है? कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, धियांती और रेयांती का संबंध किस जनजाति से है या किससे है? तो धियांती और रेयांती का संबंध दोस्तों जौनसारी जनजाति से है। धियांती क्या होता है? जो जौनसारी जनजाति में अविवाहित लड़कियां होती हैं उन्हें धियांती कहा जाता है, और जो विवाहित लड़कियां होती हैं उन्हें रेयांती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? ठीक है, तो ब्रिटिश काल में दोस्तों उत्तराखंड के निम्नलिखित शहरों में से जो हमारा नैनीताल शहर है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि 1862 से हमारा उत्तर प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो नैनीताल में थी। कहीं कहीं आपको यहाँ 1960 भी देखने को मिलेगा। तो आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी ब्रिटिश कालीन में? तो वो थी नैनीताल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में पर्वतीय भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? ये है दोस्तों हमारा 18वां स्थान। ठीक है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना पर्वतीय भूभाग का प्रतिशत है? तो पर्वतीय भूभाग का प्रतिशत है दोस्तों क्या? 86.07%। और मैदानी भूभाग का प्रतिशत कितना है? 13.93% दोस्तों यहाँ पर हमारा मैदानी भूभाग है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती आपदा कौन सी है जो बार बार आती है? तो दोस्तों भूस्खलन उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती आपदा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस पर्यावरणविद को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी को प्रदान किया गया था 2013 में। और चंडी प्रसाद भट्ट जी को एक प्रमुख पर्यावरणविद के रूप में भी जाना जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत, ये तीनों चीज़ें दोस्तों आपको तीनों के बारे में बहुत डिटेल से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से सर्वाधिक गरीबी का प्रतिशत किस जनपद में है? तो सर्वाधिक गरीबी जो है दोस्तों उत्तराखंड के चंपावत जनपद में सर्वाधिक गरीबी का प्रतिशत माना जाता है। कौन सी जनपद में? चंपावत जनपद में। ठीक है, और सर्वाधिक अमीर जनपद के रूप में जाना जाता है तो उधम सिंह नगर जनपद को दोस्तों सर्वाधिक अमीर जनपद के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला में दोस्तों धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है, और पूर्वी धौलीगंगा नदी पर दोस्तों इस बांध का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार को हाल के वर्षों में निम्नलिखित में से किस कर से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को दोस्तों क्या एसजीएसटी से हमारा क्या हो रहा है, यानी कि स्टेट जो आपका जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उससे दोस्तों सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने निवास क्षेत्र में सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो राजी जनजाति देखिए पिथौरागढ़ में निवास करती है, बिल्कुल सही है। भोटिया जनजाति चमोली में निवास करती है, चमोली के साथ साथ पिथौरागढ़ में भी निवास करती है, ये भी सही है। जौनसारी जनजाति देहरादून में निवास करती है, ये भी बिल्कुल सही है। थारू जनजाति दोस्तों रुद्रप्रयाग में निवास नहीं करती है। तो थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उधम सिंह नगर जनपद में यह थारू जनजाति निवास करती है। और वहीं बोक्सा जनजाति की बात करें तो यह भी उधम सिंह नगर और चंपावत जनपद में निवास करती है। और इन सभी जो 5 उत्तराखंड की जनजातियां हैं इन्हें जनजाति का दर्जा कब दिया गया था? 1967 में दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी के अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हिंदी उत्तराखंड की दोस्तों प्रथम राजभाषा है। और दूसरी कौन सी है? संस्कृत है। 2010 में संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों हिमनदों में से अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल स्रोत कौन सा है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम दोस्तों होता है कहाँ से? सतोपंथ हिमनद या सतोपंथ ग्लेशियर से। और यह सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ स्थित है दोस्तों? यह चमोली जनपद में स्थित है। क्या? सतोपंथ ग्लेशियर, यहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों रालम हिमनद कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। मिलम हिमनद कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। दूनागिरी हिमनद कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा महोत्सव विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो रम्माण महोत्सव दोस्तों जो कि आयोजित होता है चमोली जनपद के डुंगरा सलैण गांव में दोस्तों रम्माण महोत्सव, इसमें मुखौटा नृत्य किया जाता है, रम्माण उत्सव किया जाता है। तो इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था?
2 अक्टूबर 2009 को। तो 2 अक्टूबर 2009 को रामायण को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो आंसर हो जाएगा क्या, रामायण महोत्सव। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ता है? तो पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है दोस्तों कौन सा हमारा, यह है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ता है और कैलाश मानसरोवर तीर्थ से आता है हित भी प्रसिद्ध माना जाता है क्या, लिपुलेख दर्रा, याद रखना आपको। ठीक है, किंगरी बिंगरी दर्रा दोस्तों आपका चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित है, आपको याद रखना है, चमोली या चीन के मध्य में स्थित है, ये भी आप कह सकते हैं। थंगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र हेतु प्रारंभ की गई थी? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना दोस्तों इसका पूरा नाम है, जो कि 1 जून 2002 से दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना दोस्तों किस क्षेत्र हेतु प्रारंभ की गई थी? पर्यटन के क्षेत्र हेतु यह योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गोरखों ने कुमाऊं या अल्मोड़ा पर किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो गोरखों के द्वारा कुमाऊं या अल्मोड़ा पर विजय प्राप्त की गई थी कब? 1790 में। 1790 में हुआ था दोस्तों क्या, हवाला बाग का युद्ध हुआ था 1790 में चंद्र राजवंश और गोरखा राजवंश के मध्य में, जिस पर चंद्र राजवंश के अंतिम जो शासक थे दोस्तों कौन, महेंद्र चंद, उनकी हत्या कर दी गई थी गोरखों के द्वारा। और उसके बाद में 1790 में दोस्तों गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और 1790 से 1815 तक गोरखे गढ़वाल में निवास करते हैं। और गोरखों की द्वारा गढ़वाल में प्रथम आक्रमण 1791 में किया गया था, लंगूरगढ़ में यह आक्रमण हुआ था। और 1804 में मुख्यतः 1803 में फिर से आक्रमण किया गया था गोरखों के द्वारा गढ़वाल में। और 1804 में गोरखे गढ़वाल को जीत जाते हैं खुरबुड़ा के युद्ध में। फिर 1804 से लेकर 1815 तक गोरखों का गढ़वाल में भी आधिपत्य रहता है। ठीक है, और अगर प्रश्न पूछा था कि गोरखों ने गढ़वाल पर किस वर्ष विजय प्राप्त की थी, गढ़वाल पर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, 1804 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आपका CFO यानी कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी का एग्जाम पेपर। और मैंने आपको इस एग्जाम पेपर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे करवा दिए हैं, डिटेल्स में भी बता दिया है। आई होप आप लोगों को दोस्तों ये सीरीज पसंद भी आ रही होगी, क्योंकि मैं इसमें आपको सभी जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं वही करवा रहा हूं और इसी प्रकार के प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स में आने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा आपको पता है कि हमारे पोस्टमार्टम क्लासेज भी चलती हैं, उनको आप ज़रूर देख लें। हमारे चैनल पे कई सारी मैराथन क्लासेज हैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की, तो आप उनको भी जरूर देख लें। परीक्षा वाणी की सीरीज हमने अपलोड की हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लें। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड GK वेरी जी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।